गायब होती नदी का रहस्य। क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो बस गायब हो जाए? एक ऐसी नदी जो सदियों से बहती आ रही हो, जीवन का स्रोत रही हो, और फिर एक दिन अचानक सूख जाए। शांतपुर गांव के लोगों के लिए यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। गायब होती नदी। शांतपुर गांव भारत के हृदय में बसा एक छोटा सा गांव अपनी जीवनदायिनी नदी सरस्वती के लिए जाना जाता था। सरस्वती, जिसका नाम ज्ञान की देवी के नाम पर रखा गया था, सिर्फ एक जलधारा नहीं थी, वह गांव की आत्मा थी। उसके किनारे पर सदियों से सभ्यताएं पनपी थीं, कहानियां बुनी गई थीं, और पीढ़ियों ने अपने जीवन का अर्थ पाया था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कैसे उनके पूर्वज इस नदी के पवित्र जल में स्नान करते थे, कैसे बच्चे इसके किनारों पर खेलते थे, और कैसे इसकी कलकल ध्वनि गांव की हर सुबह का संगीत थी। उसके जल से खेत सिंचे जाते थे, मछुआरे अपनी आजीविका कमाते थे, और यात्री उसकी शीतल धारा में विश्राम पाते थे। उसकी पूजा की जाती थी, उसे मां का दर्जा दिया जाता था। कुछ साल पहले तक सरस्वती एक विशालकाय, जीवंत नदी थी। उसकी चौड़ी धाराएं धूप में चमकती थीं, और उसके हरे भरे किनारों पर विभिन्न प्रकार के पक्षी चहकते थे, जैसे कि सारस, बगुले और किंगफिशर, जो अपनी मधुर आवाज से वातावरण को गुंजायमान रखते थे। उसकी गहराई में मछलियां तैरती थीं, जो मछुआरों के लिए समृद्धि का प्रतीक थीं। गांव के त्योहार उसके घाटों पर मनाए जाते थे, जहां रंग-बिरंगी रोशनी और भक्ति गीतों की गूंज होती थी, और उसकी लहरों में गांव का इतिहास गूंजता था। हर लहर अपने साथ अतीत की कहानियां लेकर आती थी। बच्चे नदी में डुबकी लगाते, महिलाएं घाटों पर कपड़े धोती और पानी भरतीं, और शाम को सूरज ढलने पर पूरा गांव नदी किनारे इकट्ठा होकर दिन भर की थकान मिटाता था। सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि गांव की सांस्कृतिक पहचान का अटूट हिस्सा थी। लेकिन फिर एक भयानक बदलाव आया। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी। पहले गर्मियों में नदी का पानी थोड़ा कम होने लगा, जिसे लोग सामान्य मौसमी बदलाव मानते थे। फिर यह कमी हर साल बढ़ती गई। नदी की चौड़ाई कम होने लगी, उसकी धारा पतली होती गई, और जहां कभी गहरी जलधारा थी, वहां अब उथले गड्ढे बनने लगे। मछलियां मरने लगीं, पक्षियों का आना कम हो गया, और किनारों पर लगे हरे भरे पेड़ सूखने लगे। गांव वालों ने चिंता व्यक्त की, प्रार्थनाएं की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन, जो कभी एक शक्तिशाली नदी थी, वह केवल पत्थरों और सूखी मिट्टी का एक विशाल, डरावना बिस्तर बनकर रह गई, जिस पर दरारें पड़ी हुई थीं, मानो धरती भी अपने दर्द में रो रही हो। गांव वालों के लिए यह एक सदमा था। जहां कल तक पानी की कलकल थी, वहां आज सन्नाटा पसरा था, हवा में धूल और निराशा भरी थी। जहां हरी भरी फसलें लहलहाती थीं, वहां अब दरारें पड़ी सूखी धरती थी, जिस पर सूरज की तेज किरणें पड़ रही थीं। यह सिर्फ पानी का सूखना नहीं था, यह उनके जीवन का, उनकी पहचान का, और उनकी आशाओं का सूखना था। गांव के बच्चे, जो कभी नदी में खेलते थे, अब सूखी नदी के बिस्तर पर उदास बैठे रहते थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, हमारी सरस्वती कहाँ गई? क्या वह हमें छोड़कर चली गई? जवाबों की तलाश। इस रहस्य को सुलझाने के लिए युवा पत्रकार अंजलि शांतपुर पहुंची। उसकी आंखों में एक जुनून था, इस गायब होती नदी के पीछे की सच्चाई को उजागर करना। दिल्ली के एक बड़े अखबार में काम करने वाली अंजलि ने कई बड़ी कहानियां कवर की थीं, लेकिन यह मामला उसे अंदर तक झकझोर रहा था। गांव में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी उदासी और खामोशी का एहसास हुआ। लोग डरे हुए और निराश थे, उनकी आंखों में एक खालीपन था। अंजलि ने सबसे पहले गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा रामलाल से बात की। रामलाल की आंखों में नदी के सूखने का दर्द साफ झलक रहा था, उनकी आवाज में सदियों का अनुभव और वर्तमान की पीड़ा घुली हुई थी। बेटी, उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे दादा परदादा भी सरस्वती को ऐसे ही बहते देखते आए थे। सरस्वती हमारी माँ थी। वह हमें जीवन देती थी। अब वह कहाँ चली गई, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि यह देवताओं का क्रोध है, क्योंकि हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया। कुछ कहते हैं कि यह प्रकृति का बदला है, क्योंकि हमने उसे बहुत सताया है। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले, जो सूखी धरती पर गिरकर तुरंत सूख गए। अंजलि ने गांव के अन्य निवासियों से भी बात की। एक किसान, मोहनलाल, ने बताया कि कैसे उसकी कई पीढ़ियों से चली आ रही जमीन अब बंजर हो चुकी थी। मेरे पुरखों ने इस जमीन पर खून पसीना बहाया था। सरस्वती के पानी से हमारी फसलें लहलहाती थीं। अब सब खत्म हो गया। हम क्या खाएंगे, क्या बेचेंगे? उसकी आवाज में बेबसी थी। एक मछुआरे, रमेश,
ने अपनी खाली नाव दिखाते हुए कहा कि अब उसके पास अपने परिवार का पेट भरने का कोई जरिया नहीं बचा था। मेरी नाव अब सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है। नदी में पानी ही नहीं तो मछली कहाँ से आएगी? हर कहानी में दर्द और अनिश्चितता थी, और हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, क्यों? अंजलि ने अपनी जांच शुरू की। उसने नदी के ऊपरी हिस्सों का दौरा किया, जो गांव से कई किलोमीटर दूर थे। वहां उसने देखा कि कभी घने जंगल रहे पहाड़ अब वीरान हो चुके थे, उनकी हरियाली गायब हो चुकी थी। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने मिट्टी को ढीला कर दिया था, जिससे बारिश का पानी बह जाता था और जमीन में नहीं समा पाता था। यह एक कारण हो सकता था, लेकिन क्या यह पूरी नदी को गायब करने के लिए पर्याप्त था? उसे लगा कि यह सिर्फ एक टुकड़ा है, पूरी पहेली अभी बाकी है। उसने मौसम विभाग के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पिछले कुछ सालों में बारिश कम हुई थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि एक पूरी नदी सूख जाए। यह सिर्फ सूखा नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जो अदृश्य था, लेकिन जिसका प्रभाव विनाशकारी था। अंजलि ने अपनी रिसर्च जारी रखी और कुछ चौंकाने वाले पैटर्न देखे। नदी के ऊपरी मार्ग पर, जहां कभी छोटे छोटे झरने और सहायक नदियां सरस्वती में मिलती थीं, वहां भी पानी का स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया था, कुछ तो पूरी तरह सूख चुके थे। उसे कुछ दूर एक विशालकाय औद्योगिक परियोजना का पता चला, जो पिछले कुछ सालों से तेजी से विकसित हो रही थी। यह परियोजना नदी के स्रोत के करीब थी। क्या इसका कोई संबंध हो सकता था? उसके मन में संदेह की एक लहर उठी। उसने पर्यावरण विशेषज्ञों से संपर्क किया। एक जल विज्ञानी, डॉ. वर्मा ने बताया, नदी का सूखना अक्सर कई कारकों का परिणाम होता है। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित सूखा, और सबसे महत्वपूर्ण, अत्यधिक जल निष्कर्षण। यदि ऊपरी धारा में बड़े पैमाने पर पानी निकाला जा रहा है, तो निचली धारा तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। उनकी बातों ने अंजलि के संदेह को और पुख्ता कर दिया। उसे लगा कि वह सही दिशा में जा रही है। नदी के गायब होने का प्रभाव भयानक था। शांतपुर के हरे भरे खेत अब धूल के मैदान बन चुके थे। जहां कभी सुनहरी फसलें लहलहाती थीं, वहां अब सिर्फ सूखी मिट्टी और दरारें थीं। पशु पक्षी पानी की तलाश में भटक रहे थे, और कई तो मर भी चुके थे। उनके अवशेष सूखी नदी के किनारे पड़े थे। गांव का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चरमरा गया था, जैसे एक जटिल मशीन का एक महत्वपूर्ण पुर्जा टूट गया हो। गांव के कुएं सूख गए थे, और पीने के पानी के लिए भी लोगों को मीलों दूर जाना पड़ता था, जहां पानी की कमी के कारण अक्सर झगड़े होते थे। यह एक धीमी गति की आपदा थी, जो हर दिन गांव को अंदर से खोखला कर रही थी। विनाशकारी लहर। सरस्वती के सूखने से सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, बल्कि शांतपुर गांव की अर्थव्यवस्था भी तबाह हो गई थी। जहां कभी पर्यटक नदी के किनारे पिकनिक मनाने आते थे और मछुआरे अपनी ताजा मछलियां बेचते थे, वहां अब सन्नाटा था, केवल हवा में उड़ती धूल और निराशा की गूंज थी। गांव के एकमात्र होटल के मालिक, सुरेश, ने बताया, हमारा सारा व्यवसाय नदी पर निर्भर था। पर्यटक आते थे, मछलियां खरीदी जाती थीं, और गांव में रौनक रहती थी। अब कोई नहीं आता। मेरे कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, उनके परिवारों का पेट भरना मुश्किल हो गया है। हम कैसे जिएंगे, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में बेबसी। गांव के मुखिया, श्री प्रकाश, जो हमेशा शांत और धैर्यवान रहते थे, अब चिंता में डूबे रहते थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गई थीं। हमारी आजीविका चली गई है, उन्होंने अंजलि से कहा। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गई है, और उनके पास कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं। गांव में भूखमरी फैल रही है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकार से मदद की गुहार लगाई, चिट्ठियां लिखीं, प्रदर्शन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे हमें भुला दिया गया है। गांव में धीरे धीरे निराशा और फिर गुस्सा पनपने लगा। लोग अपनी किस्मत पर रोने के बजाय अब आवाज उठाने लगे थे। अंजलि ने इस सामाजिक अशांति को महसूस किया और उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करने का फैसला किया। उसने देखा कि गांव के युवा, जो पहले बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, अब वापस आकर इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। उन्होंने सरस्वती बचाओ आंदोलन शुरू किया, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल थे। विरोध प्रदर्शन हुए, धरने दिए गए, नारे लगाए गए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। पुलिस और प्रशासन ने अक्सर उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों का संकल्प मजबूत होता जा रहा था। अंजलि ने औद्योगिक परियोजना पर अपनी जांच केंद्रित की। उसे पता चला कि यह एक बड़ी खनन कंपनी थी, जिसका नाम एपेक्स मिनरल्स था, जो क्षेत्र से दुर्लभ खनिजों का खनन कर रही थी। लेकिन खनन के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पानी की क्या जरूरत थी? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था।
उसने कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारियों से गुप्त रूप से संपर्क किया, जिन्होंने डर के मारे अपनी पहचान छिपाने का अनुरोध किया। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए बताया कि कंपनी ने नदी के नीचे एक विशालकाय भूमिगत नहर बनाई थी, जो नदी के पानी को सीधे उनके खनन स्थल तक ले जाती थी, जहां खनिजों को धोने और ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता था। और फिर उस प्रदूषित पानी को एक दूरस्थ शहर में भेज दिया जाता था जहां उसकी भारी मांग थी और उसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। यह एक गुप्त, अवैध ऑपरेशन था, जिसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत के जरिए छिपाया गया था। अंजलि के हाथ एक नक्शा लगा, जिसमें इस भूमिगत नहर का विस्तृत विवरण था, उसके निर्माण की तारीखें और पानी के प्रवाह की दिशा भी दर्ज थी। यह नक्शा कंपनी के एक असंतुष्ट इंजीनियर ने उसे दिया था, जो इस विनाशकारी कृत्य से परेशान था और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा था। यह एक विस्फोटक सबूत था, जो पूरी कहानी को उजागर कर सकता था। लेकिन जैसे ही अंजलि ने इस सच्चाई को उजागर करने की तैयारी की, उसे एक धमकी भरा फोन आया। आवाज भारी और डरावनी थी। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो, वह खतरनाक है। पीछे हट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। उसकी होटल के कमरे के बाहर कुछ साए मंडराते दिखे, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल में फंस चुकी थी। यह सिर्फ एक नदी के गायब होने का मामला नहीं था, यह सत्ता, लालच और पर्यावरण के विनाश का एक गहरा षड्यंत्र था, जिसमें कई बड़े लोग शामिल थे। अंजलि ने अपने लैपटॉप पर उस नक्शे को खोला। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसे पता था कि उसे यह जानकारी दुनिया तक पहुंचानी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसे शांतपुर गांव के लोगों के लिए लड़ना था, सरस्वती के लिए लड़ना था। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगी? क्या वह इस शक्तिशाली सिंडिकेट का सामना कर पाएगी, जिसने सरस्वती को निगल लिया था? और क्या शांतपुर गांव को कभी उसकी जीवनदायिनी नदी वापस मिल पाएगी? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।